अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 की टेस्ट योर सेल्फ 3.3 डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 13 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिफाइन एटॉमिक रेडियस। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज़ रेफर्ड एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। यानी दो एटम जब आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए होंगे तो एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है, तो उस डिस्टेंस का जो हाफ है उसको एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कार्बन एटम इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज़ 154 पिकोमीटर। यानी दो कार्बन एटम हैं, उनके न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है वो 154 पिकोमीटर है। इट्स मीन इट्स हाफ इज़ 77 पिकोमीटर इज़ द रेडियस ऑफ कार्बन एटम। तो अगर 154 पिकोमीटर का हाफ करेंगे तो वो बनेगा 77 पिकोमीटर, जो एक कार्बन एटम का रेडियस होगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं दो एटम हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं। दोनों का जो सेंट्रल डिस्टेंस है, यानी दोनों के न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है वो है 154 पिकोमीटर, और अगर उसका हाफ कर दिया जाए तो वो 77 पिकोमीटर है, जो एक एटम का रेडियस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के एसआई यूनिट्स क्या हैं? तो इसका आंसर है द एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज़ नैनोमीटर 10 raised to power minus 9 meter and picometer, that is 10 raised to power minus 12 meter. Question number 3 is why does the size of an atom decrease in a period? पीरियड में एटम का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ क्यों होता है, उसकी रीज़न बतानी है। इसका आंसर है इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एटम का जो रेडियस है वो डिक्रीज़ होता है। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट एटम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है एंड द इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ वन और मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ नेक्स्ट सक्सेसिव एटम। अब इसका मतलब ये है कि अगर लेफ़्ट टू राइट देखा जाए तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितने किसी भी एटम के शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो अगर लेफ़्ट टू राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इट्स मीन न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज़्यादा होते जाएंगे, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और इंक्रीज़ होने से क्या है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे और भी ज़्यादा हो जाएगी। यानी जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ और भी ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। दिस इंक्रीज न्यूक्लियर फोर्स पुल मोर स्ट्रांगली द आउटर मोस्ट शेल टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस की तरफ और फोर्स से अट्रैक्ट होगा, एटम का साइज़ श्रिंक हो जाएगा। इसलिए लेफ़्ट टू राइट पीरियड में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होते हैं। जैसा कि यहाँ पे सेकंड ग्रुप ड्रॉ किया गया है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं लिथियम, ब्रीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इनके नीचे एटॉमिक रेडियाई लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। लिथियम का साइज़ सबसे बड़ा है एज़ कम्पेयर टू नियोन, क्योंकि जो लिथियम है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 ही प्रोटॉन हैं, जबकि नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 प्रोटॉन हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से एटम का साइज़ श्रिंक होता जाएगा और एटॉमिक रेडियाई लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसका मतलब ये है कि कोई भी एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है,
उसको उस शेल से रिलीज़ करवाने के लिए या उस शेल से रिमूव करवाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको आयोनाइजेशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। The amount of energy needed to remove successive electron present in an atom increases। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर उसी ही एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना है तो उसके लिए ज़्यादा, और इसी तरह जितने इलेक्ट्रॉन हम उसमें से रिमूव करवाते जाएंगे उतनी ही एनर्जी की अमाउंट बढ़ती जाएगी। इफ़ देयर इज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, अगर वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट विल बी कॉल्ड द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसको रिलीज़ करवाने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। इसी तरह अगर उसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है उसी एटम का, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाएगा। For example, the first ionization energy of sodium atom is 496 किलोजूल पर मोल। सोडियम के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है आयोनाइजेशन एनर्जी वो 496 किलोजूल पर मोल है, और इसके साथ जो प्लस का साइन है इट्स मीन कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट है किलो जूल पर मोल। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो है 496 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाई इज़ द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर देन द फर्स्ट। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों होती है? इसकी रीज़न है बिकॉज इट रिक्वायर्ड इवन मोर एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कैटाइन देन इट इज़ फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। मतलब कि किसी भी न्यूट्रल एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर होगी। यानी अगर न्यूट्रल एटम का एक पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर होगी। जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएगा तो वो एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा जिसको हम कैटाइन कहेंगे। तो कैटाइन में से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे ज़्यादा हो जाएगी। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप। ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताना है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप more and more shells lie between the valence shell and nucleus of the atom। अगर हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मूव करें तो उसमें क्या होता है कि जितने भी एटम्स आते हैं हर एक में नंबर ऑफ शेल ऐड होते जाते हैं। दीज एडिशनल शेल्स रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ शेल्स न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में ऐड होते जाएंगे उतना ही वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा और उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम होती जाएगी। रिजल्टेंटली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन अवे ईजीली। तो इससे वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको एटम से रिमूव करना बहुत ही आसान हो जाता है। देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो टॉप टू बॉटम ग्रुप में डिक्रीज़ करती है। बॉटम वाली साइड पे एटम का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट शेल पे बहुत कम हो जाएगी, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएगा। तो जितना एटम का साइज़ ज़्यादा होगा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। इट्स मीन साइज ऑफ एन एटम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। यहाँ पे
फर्स्ट ग्रुप ड्रॉ किया गया है, आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इसमें क्या है कि डाउन द ग्रुप एटम का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ होने से नेक्स्ट कॉलम में उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है। लिथियम का साइज़ सबसे छोटा है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू 520 है, और सीजियम का साइज़ सबसे बड़ा है और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू 377 है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की निस्बत कम क्यों होती है? तो इसका आंसर है सोडियम एंड मैग्नीशियम आर द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड थर्ड, यानी सोडियम और मैग्नीशियम जो हैं वो दोनों ही थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। बट मैग्नीशियम हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। Therefore, atomic size of magnesium is smaller than sodium. इसलिए मैग्नीशियम का साइज़ सोडियम की निस्बत छोटा होता है। हैंस सोडियम हैज़ लेस आयोनाइजेशन एनर्जी देन मैग्नीशियम। जैसा कि हमने पढ़ा है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज़ पे। जिसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, और मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज़ सोडियम की निस्बत कम है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज़ दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वाई इज़ इट मोर डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलोजन। हैलोजन्स में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है? हैलोजन्स हैव स्मॉलर एटॉमिक साइज़, क्योंकि हैलोजन पीरियोडिक टेबल के मोस्ट राइट साइड पे मौजूद होते हैं। ये उनका एटॉमिक साइज़ बहुत ही कम होता है, स्मॉल होता है। मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़। इनका एटॉमिक साइज़ छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं। Therefore, it is difficult to remove the electron from halogens. इसलिए हैलोजन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इसका आंसर है व्हेन द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर। जब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, दे शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस so that the outermost electron becomes free from the any nuclear attraction। तो वो जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से बहुत दूर करते हैं, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल है उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ना होने के बराबर हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पे जो अट्रैक्शन होती है ना उसको कम करते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल है उसको न्यूक्लियस से और दूर करते हैं, तो इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। Question number 10 is how does shielding effect decrease the force of electrostatic attraction between nucleus and outermost electron। shielding effect nucleus और outermost shell के दरमियान में जो electrostatic force of attraction होती है उसको किस तरह से कम करता है? इसका आंसर है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को आउटरमोस्ट शेल पे कम कर देते हैं, यानी न्यूक्लियस को आउटरमोस्ट शेल से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट शेल पे जो अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है, वो शील्ड हो जाती है। द अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस इज़ पार्शली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की जो पावर है, जो अट्रैक्शन है, वो कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट एन एटम एक्सपीरियंसेस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ एक्चुअल चार्ज, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस तरह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने जितना न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज महसूस करना होता है, वो उतना नहीं कर पाते, क्योंकि दरमियान वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस को आउटर मोस्ट शेल से दूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाई डज द बिगर साइज ऑफ एन एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट। ऐसे एटम जिनका साइज बड़ा होता है, उनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा क्यों होता है? तो इसकी रीज़न बतानी है। बिकॉज द नंबर ऑफ इनर शेल्स एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, क्योंकि ऐसे एटम्स जिनका साइज़ बड़ा होता है, उनमें इनर शेल भी ज़्यादा होते हैं और उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा आते हैं न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में। तो जितना एटम का साइज़ बड़ा होगा, उतने ही उनके सेंट्रल और मिडल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, हैंस द शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। तो उनका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक एटम है सोडियम का और एक है पोटेशियम का। सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो सोडियम में क्योंकि नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इसका साइज़ छोटा है, जबकि पोटेशियम में इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो वो न्यूक्लियस को आउटर मोस्ट शेल से और दूर करते हैं, तो उसका साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जितना एटम का साइज़ छोटा होगा, उसमें शील्डिंग इफेक्ट उतना ही कम होगा। जितना एटम का साइज़ ज़्यादा होगा, उसमें शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। इट्स मीन shielding effect is directly proportional to the size of atom. Hence, shielding effect is more in potassium than that of sodium atom. Question number 12 is why is the trend of electron affinity and electronegativity same in a period? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पीरियड में सेम क्यों होता है, इसकी रीज़न बतानी है। तो इसका आंसर है द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम बिकॉज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along a period the size of atoms decreases gradually one by one and the attraction of nucleus for electron also increases। क्योंकि लेफ़्ट टू राइट पीरियड में 1 बाय 1 एटम का जो साइज़ है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है और जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट शेल पे ज़्यादा होती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एटम का साइज़ रिड्यूस हो जाता है। मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड इन स्मॉलर एटम्स। तो किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इसलिए पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटेल में समझने के लिए आप चैप्टर 3 में इसका लेक्चर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका आंसर है फ्लोरीन हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दैट इज़ 4.0। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जो है 4.0। दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट योर सेल्फ 3.3। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।